नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां। ये वन शॉट रिवीजन रहने वाला है, जिसमें हम एक ही वीडियो में, भले ही 40 मिनट की वीडियो हो या 50 मिनट की या 1 घंटे की, एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आप लोगों के लिए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का एनिमेशन सीरीज भी शुरू किया गया था, वो कंप्लीट करवा रखा है। तो इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट्स में आपको समझाया हुआ है। पांचों वीडियो को आप देख सकते हैं, एनिमेशन के थ्रू सरल स्पष्ट भाषा में समझा रखा है। तो उन वीडियो को आप देख लेंगे तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सारे चैप्टर को समझ ले, पूरे चैप्टर को समझ ले, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता की बात करने वाले। भारत में जो सभ्यता का विकास हुआ था उसको हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, और ये दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जैसे कि 11th क्लास में आप लोगों ने दुनिया के प्राचीन सभ्यता में मेसोपोटामिया के सभ्यता के बारे में समझा होगा। इसका विकास इराक में हुआ था, है ना। इस समय का जो इराक है, वहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास देखने को मिलता है, और दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता थी वो। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम 12th क्लास में हम भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ था सबसे पहले, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, आप लोगों ने अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि भाई अंग्रेज़ ना हमें असभ्य मानते थे। उनका मानना यह था कि भारत के लोग कभी भी अच्छे मकानों में नहीं रहे, कभी भी अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी व्यापार में मतलब जुड़े नहीं रहे दूसरे देशों के साथ, तो वो हमें असभ्य मानते थे। और वो ये भी दलील देते थे कि भैया भारत के लोग कभी सभ्य नहीं हुए, हम उनको सभ्य बनाएंगे, और इसीलिए उन्होंने हमें गुलाम बनाया। लेकिन भाई उन अंग्रेज़ों को, उन बेवकूफ़ों को ये मालूम नहीं था कि जब उन्होंने सही से धोना भी शुरू नहीं किया था ना, तब हम लोग सभ्य हो चुके थे। आज से लगभग 4600 साल पहले, ठीक है, आज से 4600 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था भाई। और उस समय की जो नगर नियोजन पद्धति थी, भवन निर्माण करने की जो कला थी ना, आज अमेरिका जैसे देश में और यूरोप जैसे देशों में भी ऐसे नगर नियोजन की पद्धतियाँ नहीं है। जिस तरीके से वो भवनों को बनाते थे, भवनों में जिस तरीके से उन्होंने रहने के लिए स्नानागार का निर्माण किया था, शौचालय वगैरह बना रखे थे, आज भी ऐसी व्यवस्था आपको बहुत सारे देशों में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे शहर में, भारत के बहुत सारे शहर में ऐसी व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई 1921 में, भारतीय सभ्यता की खोज हुई, तो अंग्रेजों को एहसास होने लगा कि यार भारत तो भाई हमसे काफ़ी पहले सभ्य हो गए थे। ठीक है, भारत में काफ़ी पहले सभ्यता का विकास हो गया था, और हमें जो तर्क दे रहे कि भाई ये असभ्य है, ये तो गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ फिर अंग्रेजों की सोच भी बदली। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। रोचक क्या, मतलब आप लोगों को जान लेना चाहिए। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, दो नाम से हम इसको पुकारते हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोल दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था। अभी मैं मैप भी दिखाने वाला हूँ, मानचित्र दिखाऊंगा। मानचित्र में हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी कहाँ है, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था। हड़प्पा में खनन जो किया था वो दयाराम साहनी ने किया था। और सबसे पहले जो हड़प्पाई मोहर जो खोजी थी, इस सभ्यता की सबसे पहली जो मोहर खोज निकाली थी वो दयाराम साहनी ने ही खोजी थी। कहाँ से? हड़प्पा से। तो इसीलिए इस सभ्यता को हमने हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था। ठीक है, और इस सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, तो ये डेट आप जरूर याद रखिए। इसके अलावा इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं भैया। अब सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोलते हैं? देखो जी, ये जो सभ्यता का जो अधिकांश एरिया था वो सिंधु नदी के आसपास विकसित हुआ था। अधिकांश एरिया कहाँ विकसित हुआ? सिंधु नदी के आसपास। इसीलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता बोल देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाई कोई भी सभ्यता, कोई भी शहर, अभी भी अगर मैं बात करूँ, दिल्ली की बात कर लो, बम्बई की बात कर लो, तो या तो महासागर के आसपास विकसित हुए, सागर के आसपास विकसित हुए, या फिर नदियों के आसपास विकसित हुए। तो इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता का भी विकास किसी न किसी नदी के आसपास हुआ होगा, तो सिंधु नदी के आसपास विकसित हुआ था भैया। इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। आप लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में 11th क्लास में पढ़ा था, तो आपको पता है कि भाई मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो फरात और दजला नदी की सभ्यता थी। फरात और दजला नदी के आसपास उनका विकास हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान लें जरूर। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी भाई कई बार बोल देते हैं इसको। तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सभ्यता का जो सबसे विशालकाय शहर था और सबसे ज़्यादा नियोजित ढंग से जिस शहर को बसाया गया था वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी इसको हम बोलते हैं। अब देखिए भैया, इस सभ्यता की जो लिपि है ना,
लिपि का अर्थ नहीं निकाला जा सका। अब मैं आपको बता दूं, किसी भी इतिहास के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी भी सभ्यता के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्राचीन काल के बारे में जानना चाहते हैं, तो लिखित सोर्स जो होता है ना, जो रिटर्न में जो हमारे पास सोर्स होते हैं, वो जानकारी प्राप्त करने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में भाई कुछ जानकारी नहीं मिला, लिखित रूप से तो कुछ पता नहीं चला। तो कुछ पुरातात्विक स्रोत है, खनन के दौरान जो चीज़ें मिली है उनसे ही हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान पाए हैं। तो इसके बारे में हम आगे अभी बात करने वाले हैं। अब देखिए, ये सभ्यता भैया क्यों फेमस है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में क्यों फेमस है? अपनी नगर नियोजन पद्धति की वजह से। जैसे कि मैंने बोला कि अंग्रेजों लोगों का कहना था कि भाई भारत के लोग कभी अच्छे मकानों में नहीं रहे, वो कभी सभ्य नहीं हुए, कभी अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, कभी वो अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो वो हमें असभ्य मानते थे। लेकिन भाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो नगर नियोजन पद्धति थी वो बहुत ही शानदार थी, बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए पूरी दुनिया में ये सभ्यता फेमस है अपनी नगर नियोजन पद्धति के कारण। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब देखिए मैप में आ जाते हैं। पहले मैं चाहता हूँ कि चैप्टर में जाने से पहले हम जरा मैप में जो भी लोकेशन है इस चैप्टर का उसको हम देख लेते हैं, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि हाँ भैया इन एरिया में हड़प्पा सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। जैसे कि आप अगर सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम हड़प्पा की बात कर लेते हैं। तो आधुनिक समय का जो पाकिस्तान में लाहौर है, उसी के आसपास हड़प्पा नामक स्थल है हमारा। ठीक है, हड़प्पा आपको दिख गया होगा, पाकिस्तान में है भाई ये लोकेशन। इसी के साथ आप अगर हरियाणा में आएंगे तो यहाँ पे आपको दो लोकेशन देखने को मिलेगा। इस कॉर्नर पे आपको देखने को मिल जाएगा बनावली, और इधर वाले कॉर्नर पे आपको राखीगढ़ी। जैसे कई बार राखीगढ़ी को दिल्ली के ऊपर दिखाया जाता है, कई बार क्या, ज़्यादातर मैप में मैंने यही देखा है कि दिल्ली के हल्का सा ऊपर राखीगढ़ी को दिखाया गया। ठीक है, लेकिन इस मैप में थोड़ा ऊपर दे रखा है, कोई बात नहीं, आप दिल्ली के हल्का सा ऊपर राखीगढ़ी को दिखाओगे। यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे हमारा इधर की तरफ दिल्ली है, उसके ऊपर आप राखीगढ़ी दिखाओगे। ठीक है, कालीबंगन की बात करें भैया, आंख बंद करके, राजस्थान का ऊपर वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम गुजरात में आएंगे तो गुजरात में आपको 3 लोकेशन देखने को मिलेगा। 3 लोकेशन है हमारा हड़प्पा क्षेत्र का। सबसे पहले धौलावीरा। ठीक है, ये धौलावीरा आपको ऊपर दिख रहा होगा। नीचे इधर वाले कॉर्नर पे आपको लोथल दिख जाएगा, और इधर वाले कॉर्नर पे बिल्कुल समुद्र किनारे आपको नागेश्वर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो भारत के अंदर जो हड़प्पाई क्षेत्र है उसकी हमने बात कर ली। अब कुछ ऐसे क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान में भी है, जैसे कि सबसे ऊपर मैंने आपको पहले हड़प्पा बता दिया था, ये हड़प्पा है हमारा। इधर आपको इस वाले कॉर्नर पे आपको कोट दीजी दिख जाएगा। कोट दीजी भी भैया इंपॉर्टेंट लोकेशन है। चंदोद्रो आपको दिख जाएगा। चंदोद्रो जहाँ पे सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो शिल्प उत्पादन का काम होता था चंदोद्रो में ही होता था। ठीक है, 7 हेक्टेयर में फैला हुआ ये शहर था। इसके अलावा नीचे आप जाएंगे, इधर भी समुद्र किनारे एक और शहर था, बालाकोट। ठीक है, तो बालाकोट शंख के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और नागेश्वर से भी शंख मंगाते थे वो हड़प्पावासी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो आप देखेंगे, यहाँ पे आपको कोट दीजी दिख रहा है। कोट दीजी की और इस तरफ जाएंगे आप तो आपको मोहनजोदड़ो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस, वैसे और भी लोकेशन है हड़प्पाई क्षेत्र के, ये विकसित हड़प्पा स्थल है जो कि आपके सिलेबस में इन्हीं सारे लोकेशन के बारे में आपके मैप में भी पूछा जाता है। तो आप लोग इन सभी लोकेशन को ज़रूर याद कर लें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा भाई हड़प्पा सभ्यता का मैप। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन पद्धति की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो पूरा जो चैप्टर है ना, चैप्टर में हम फोकस इसी टॉपिक पे करने वाले हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों की नगर नियोजन पद्धति की क्या खासियत थी, क्या विशेषताएँ थी, और इसी वजह से पूरी दुनिया में आपको मालूम है कि फेमस है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर की PDF में, और क्रम अनुसार जो भी NCERT में जो भी चीज़ें बता रखी है उसको समझना शुरू करते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपनी PDF में। ठीक है, और सभी NCERT में जितने भी टॉपिक दे रखा है सभी को हमने इसमें ऐड किया है, और क्रम अनुसार अब हम इसको समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम डेट की बात कर लेते हैं। इसका समय काल क्या है चैप्टर का, तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का समय काल माना जाता है। NCERT के अकॉर्डिंग है। बाकी आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप किसी और बुक में सर्च करेंगे, आपको कुछ और डेट भी देखने को मिल सकता है, कुछ और समय काल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग आप 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व आप बताएंगे। ठीक है, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, है ना, 2 नामों से इसको हम जानते हैं। अब पूरा तात्विक जो है वो संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किस लिए करते हैं भाई? संस्कृति शब्द का इस्तेमाल पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली की होती है, मतलब विशिष्ट शैली मतलब एक जैसी होती है जो। ठीक है, और साथ ही साथ जो एक भौगोलिक क्षेत्र से
में पाई जाती है, एक भौगोलिक क्षेत्र होगा, एक एरिया होगा, वहाँ से पाया जाएगा और इसका संबंध एक काल खंड से होगा, मतलब एक विशेष समय काल से होगा। ठीक है, आपको पता है कि कार्बन डेटिंग के विधि के माध्यम से हम किसी भी वस्तु के समय काल का भी पता लगा लेते हैं कि भाई कोई भी वस्तु कितनी साल पुरानी है ना। तो मान लो कि कोई वस्तु हमें मिली है, कोई मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो कहाँ से मिली है, उसका समय काल क्या है। ठीक है, इस आधार पर वो क्या करते हैं, संस्कृति शब्द की परिभाषा देते हैं पुरातात्विक। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो संस्कृति का मतलब है, संस्कृति में हम रहन सहन, क्रियाकलाप, खान पान, इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो संस्कृति में आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो परिभाषा दी गई है कि भाई संस्कृति शब्द पुरा वस्तुओं की ऐसे समूह के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि एक विशेष शैली की होती है और जो एक किसी भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, संस्कृति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये पुरातात्विक जो है उनके अकॉर्डिंग ये परिभाषा है। ठीक है, अब देखिए समय काल की हम बात कर चुके हैं भाई। हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व। लेकिन यहाँ पे ये जो समय काल है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये विकसित हड़प्पा सभ्यता का समय काल है। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो किसी जगह पे कोई सभ्यता का विकास हुआ, जैसे हड़प्पा सभ्यता का विकास 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व में हुआ। अब मैं ये कह दूं कि भाई एकदम से अचानक से यहाँ के लोग थोड़ी ना 2600 ईसा पूर्व के आसपास अच्छे मकानों में रहना शुरू कर दिए होंगे या फिर अच्छे भवन बना के रहना शुरू कर दिए होंगे, नगर नियोजन पद्धति को अपना लिया होगा। पहले वो भी ज़्यादा विकसित नहीं रहे होंगे, वो भी छोटे मकानों में रहते होंगे या झोपड़पट्टी में रहते होंगे, है ना। तो इस आधार पर क्या किया जाता है, हम हड़प्पा सभ्यता को कुल मिला के 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जो 2600 ईसा पूर्व से पहले जो थी उसको हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं। क्या कहते थे, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। जो ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का जो समय काल है, इसको हम लोग बोल देते हैं विकसित हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये विकसित हड़प्पा सभ्यता का समय काल है जब सबसे ज़्यादा उन्नति प्रगति हड़प्पा सभ्यता में यही इसी समय काल में देखने को मिलता है। लेकिन 1900 ईसा पूर्व के आसपास आते आते तक इस सभ्यता का विनाश होना शुरू हो जाता है और 1900 ईसा पूर्व के बाद का जो समय काल है उसको हम परवर्ती हड़प्पा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब आपको पता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की लिपि का अध्ययन अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, तो इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या है हमारे पास, तो ईंटें हैं, मनके हैं, अस्थियाँ है ना, आवास है, जो भी आवास हमें खुदाई के दौरान मिले हैं, आवास के जो अवशेष मिले हैं, मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन है, आभूषण है। तो इन स्रोतों से हम क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे कि औजार है, मोहरे है, बाट है, पत्थर के फलक है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की जानकारी जुटा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम हड़प्पाई मोहरों की बात कर लेते हैं। मोहर यानी कि स्टैम्प की हम यहाँ पे बात कर लें, है ना। तो हड़प्पाई मोहरों की क्या खासियत है, देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु थी वो हड़प्पाई मोहर थी। सबसे विशिष्ट यानी कि सबसे अनोखी पुरा वस्तु। ठीक है, ये जो हड़प्पाई मोहर थी वो सेलखरी नामक पत्थर से बनाई जाती थी और इन मोहरों पे जानवरों के चित्र मिले हैं और एक ऐसी लिपि उत्कीर्ण किया गया है जिसको अभी तक विद्वान नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक हड़प्पाई मोहर का चित्र भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जानवरों के चित्र बने हुए हैं, आप देख सकते हैं जानवर है और ऊपर कुछ लिखा भी हुआ भी है भाई। लेकिन जो ये लिखा हुआ है ना, ये शब्द, इसको विद्वान अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि भैया ये क्या लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आरंभ वाला आपके एनसीईआरटी में जो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है यही दे रखा है कि आरंभ, है ना। इसमें हम जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां है उसकी क्या खासियत थी उसकी हम बात करने वाले हैं। यानी कि 2600, आपको पता है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता यानी कि 2600 ईसा पूर्व से पहले वाला जो है, 2600 ईसा पूर्व से पहले की जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसकी क्या खासियत थी, तो ये जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनाते थे उससे इनका संबंध हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, कृषि करते थे, शिल्पकारी करते थे, पशुपालन करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग व्यापार नहीं करते थे भाई। जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या नहीं करते थे, व्यापार नहीं करते थे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। इसके अलावा आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती जो थी वो काफ़ी छोटी होती थी, मतलब बड़ी जो संरचनाएं थी ना वो बिल्कुल भी नहीं थी। बड़ी बड़ी जो संरचनाएं बनाई गई थी वो नाम मात्र की थी, कहीं कहीं आपको देखने को मिलती थी। लेकिन ये जो संरचनाएं हैं वो विकसित हड़प्पा सभ्यता में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, लेकिन आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में ये सब चीज़ें नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं निर्वाह के तरीके। भैया हड़प्पावासी
निर्वाह कैसे करते थे। निर्वाह का मतलब क्या होता है, जीवन यापन। तो जीवन यापन कैसे, जीवन यापन करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे खाने के लिए, उसके बारे में हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो देखिए, हड़प्पावासी भाई कई प्रकार के पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते थे, जिसमें मछली जो था उनका मुख्य आहार था। अनाज के दानों की बात करें तो गेहूं, जौ, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा वगैरह है। बाजरे के दाने के साक्ष्य गुजरात से प्राप्त हुए हैं, ये चीज़ आपको मालूम होगा। चावल के दाने कम मिले हैं, क्योंकि भाई चावल की खेती उधर, क्योंकि गर्म शुष्क एरिया है तो चावल की खेती कम होती होगी। ठीक है, अब देखो, कई हड़प्पा स्थलों से हमें जानवरों की हड्डियां मिली है, जैसे कि भेड़ है, बकरी है, भैंस है, सूअर है, घड़ियाल है ना। अब कुछ जानवर भाई पालतू थे, कुछ जानवरों को वो क्या करते, शिकार करके भी प्राप्त करते थे। ठीक है, जंगली प्रजातियों में जैसे कि बराहा है, सूअर की हम बात कर रहे हैं, हिरन की बात कर ले, घड़ियाल की हम बात कर ले, तो इनकी हड्डियाँ भी मिली है। तो इससे समझ में आता है कि भाई ये इन जानवरों से भी मांस प्राप्त, मतलब खाते होंगे इन जानवरों को भी। ठीक है, इसके अलावा मछली और पक्षियों की हड्डियाँ भी पाई गई है। ठीक है, हड़प्पावासी जानवरों का शिकार भी करते थे और कुछ जानवरों को पालतू भी बना रखा था, उससे भी भोजन प्राप्त करते थे। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाता है कृषि प्रौद्योगिकी। भैया कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक, है ना, टेक्नोलॉजी। अब भाई खेती करने के लिए वो किन तरीकों का इस्तेमाल करते थे, उसके बारे में हम इसमें समझने वाले हैं। देखिए भैया, खेती करने के लिए एक तो वृषभ जो है उसका प्रयोग किया जाता था। वृषभ के बारे में हमें जानकारी है, वृषभ यानी कि बैल। ठीक है, तो खेतों को जोतने के लिए वहाँ के लोग क्या करते थे, बैलों का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे कि यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो, ये बैल जैसा ही एक जानवर है जिसको वृषभ कहा गया है। अब देखो, चोलिस्थान, यहाँ पे चोलिस्थान और मनावली जो कि हरियाणा में है, इन जगह से मिट्टी के हल के प्रारूप मिले हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि भाई हलों का इस्तेमाल भी खेतों को जोतने के लिए होता था। और ये अनुमान लगाया जाता है कि इनके जो हल थे वो लकड़ियों के बने हुए थे, क्योंकि हड़प्पावासियों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भाई लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लोहे का इस्तेमाल उस समय शुरू नहीं हुआ था, तो या तो किसी दूसरे धातु का इस्तेमाल करे होंगे या फिर लकड़ियों के हल भी वो बनाए होंगे, ये भी अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही साथ कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, वहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि भाई हलों का इस्तेमाल होता था खेतों को जोतने के लिए। अब देखिए, खेतों में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को संपूर्ण कर काटते हुए विद्यमान थे। मतलब हल की संरचना जो थी वो ऐसी थी जहाँ पे खेतों को समकोण पे काटते हुए निकल रहे हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं भाई अलग अलग किस्म की फसलें उगाई जाती होगी, एक ही सीजन में वो दो किस्म की फसलें उगाते होंगे। इसके अलावा सिंचाई के साधनों का भी निर्माण भाई उन्होंने किया था, जैसे कि कुएँ, नहर, जलाशय वगैरह बनवाया होगा, क्योंकि अगर आप खेती कर रहे हो तो खेती करने के लिए आपके पास सिंचाई के साधन भी होने चाहिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान के सोर्दुगई नामक जगह से अपने को नहर, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, नहर के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं भैया, नहर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिसका इस्तेमाल खेतों की सिंचाई के लिए होता था। इसके अलावा हम धौलावीरा जो कि गुजरात में है, वहाँ से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो जलाशय है ये कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। ठीक है, तो जलाशय का इस्तेमाल भी खेतों की सिंचाई के लिए होता होगा। अब सिंचाई का मतलब आप लोगों को मालूम ही होगा भाई, खेतों में पानी देना या पानी पटाना सिंचाई कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, जहाँ से क्वेश्चन बनना फिक्स है भैया। तो टॉपिक है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे ज़्यादा नियोजित जो शहर था, सबसे ज़्यादा विकसित जो शहर था, वो मोहनजोदड़ो था। अब भैया ये मोहनजोदड़ो को एक नियोजित शहर क्यों कहा जाता है, उसी के बारे में इसमें हम समझने वाले हैं। तो देखो भैया, मोहनजोदड़ो में क्या था, बस्तियों का विभाजन जो किया गया था वो दो भागों में किया गया था। कितने भागों में, दो भागों में, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग जो था वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे बना होता था, है ना, और निचला शहर जो था वो नीचे की तरफ बना हुआ था लेकिन बहुत दूर तक फैला होता था। अब मैंने इसका एग्जांपल आप लोगों को छोटा भीम का एग्जांपल दिया था इस वीडियो में। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे छोटा भीम है, चुटकी, राजू वगैरह रहते हैं, वो निचला शहर है, वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। और जहाँ पे राजा इंद्रवर्मा और इंदुमती जहाँ पे रह रहे हैं, वो ऊंचाई पे बनाया गया था लेकिन काफ़ी छोटा था। तो दुर्ग वाली संरचना पे ज़्यादातर राजा महाराजा रहते थे, अमीर लोग रहते थे। नीचे वाली जो संरचना थी वहाँ पे आम नागरिक रहते होंगे, ये अनुमान हम लगा सकते हैं। तो देखो भैया, दुर्ग की जो संरचना थी वो कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। ठीक है, और दुर्ग को क्या किया गया था, दीवार के माध्यम से घेरा गया था, जो कि इसको निचले शहर से अलग करती थी। और दीवार के माध्यम से घेरने के पीछे ये भी कारण था कि भाई वहाँ पे राजा महाराजा रह रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी ये चीज़ें जरूरी होती थी।
अब देखो कई भवन में क्या थे, चबूतरे बनाए गए थे। मतलब चबूतरा लगभग सभी भवन को बनाने से पहले हड़प्पावासी क्या करते थे, चबूतरों का निर्माण करवाते थे। और ये चबूतरे जो है वो क्या काम करते थे भाई, घर को मजबूती प्रदान करते थे, है ना। पहले चबूतरा बनवाया, फिर उसके ऊपर ही भवन का निर्माण काम होता था, ठीक है। इसके अलावा समान आकार के ईंटों का प्रयोग करते थे भाई। वो ईंटों को दो तरीके से बनवाते थे, या तो वो धूप में सुखा के ईंटों को बनवाते थे, या फिर वो भट्टी में पका के। तो दो तरीके से ईंटें बनाई जाती थी, लेकिन ईंटें जो थी वो समान आकार की होती थी। उसके बाद हम नालियों के निर्माण की बात करते हैं भैया। ये तो भाई अलग से, यहाँ से नालियों के बारे में अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से समझे। देखिए हड़प्पावासियों ने क्या किया था, नियोजित जल निकासी प्रणाली को अपनाया था। और हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अनूठी विशेषता जो है वो ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली है ना। सबसे अनूठी विशेषता, जिसमें सभी सड़कों और गलियों को उन्होंने एक ग्रिड पद्धति में बनवाया था। ग्रिड पद्धति यानी कि जो एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई निकलती थी। जैसे मान लो इधर से एक गली गई, इधर से एक नाली भी होगी, ठीक है। इधर से भी एक गली है, इधर से भी एक नाली है। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे हर जगह 90 डिग्री पे काटती हुई गलियाँ और नालियाँ निकलती थी। इसको हम कौन सी पद्धति बोलते हैं, ग्रिड पद्धति बोलते हैं। पहले नालियों के साथ साथ गलियों को बनाया गया और फिर उसके आसपास आवासों को बनाया गया। ऐसा नहीं कि पहले भाई आवास बना दिए, पहले घर बना दिए और नालियों का अता पता ही नहीं है, ये चीज़ नहीं करते थे। जैसे कि आज आप दिल्ली में, बहुत सारे शहरों में आप, मतलब दिल्ली या दूसरे और शहरों में आप देखेंगे कि नगरों को भाई नियोजित ढंग से नहीं बसाया गया, है ना। लोग जाते हैं, घर बना लेते हैं, नालियों को कहीं भी बहा दिया, गलियों का अता पता नहीं है, ठीक है। तो इससे बहुत सारी समस्याएं होती है भाई। आपका टाइम खराब होता है। आप एक बार निकल जाओ, मेरे आसपास भी बहुत सारे ऐसे एरिया, आप एक बार उस वहाँ के मेन रोड से निकलो, आप 1 घंटा लग जाएगा जाम में फंसे। क्यों? क्योंकि उन नगरों को नियोजित ढंग से नहीं बसाया गया। लेकिन हड़प्पावासी भाई बहुत समझदार थे। ये नहीं कि आप सिर्फ साइंस के फील्ड में आगे बढ़ रहे हो या फिर आप गणित के फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये सब चीज़ें भी, वास्तुकला के फील्ड में भी आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि एक साइंटिस्ट या एक डॉक्टर अपने नौकरी तक, मतलब अपने काम तक तभी पहुंच पाएगा जब सड़कें अच्छी होंगी, है ना। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है भाई। चलिए आगे बात करते हैं गृह स्थापत्य की। अच्छा, गृह स्थापत्य का मतलब क्या होता है भैया? गृह स्थापत्य का मतलब होता है घर को बनाते कैसे थे वो, जिन घरों में वो रहते थे उसकी स्थापना कैसे करते थे। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का जो निचला जो भवन है, मतलब जो निचला शहर कह रहा हूँ, निचला शहर है, वहाँ पे आवासीय भवनों का विस्तार था। आवासीय भवन कहाँ बनाए गए थे? निचले शहर में, ठीक है। और इसके बीच में, आवासीय भवन के बीच में होता था आंगन, और आंगन के चारों तरफ क्या बनवाते थे वो? कमरे बनवाते थे। और आंगन का प्रयोग खाना पकाने के लिए और कटाई करने के लिए होता था, विशेषकर गर्मियों के मौसम में। तो ये चीज़ तो अभी भी आप गाँव देहात से अगर आप लोग हैं तो इस चीज़ को आप समझते होंगे, और ऐसा होता है, ठीक है। लोग क्या करते थे भैया? एकांतता को बहुत महत्व देते थे। एकांतता को महत्व देने का मतलब ये है कि घर की बातें घर में रहे, बाहर के लोगों को पता ना चले। तो इसके लिए वो क्या करते थे? ज़मीन से सटी हुई जो भी दीवारें होती थी उसमें खिड़कियाँ नहीं बनवाते थे, और मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट ऐसे जगह पे बनवाते थे। मेन गेट का निर्माण इस तरीके से करवाते थे कि उससे घर के आंतरिक भागों को नहीं देखा जा सकता था, ठीक है। इसके अलावा हर घर का ईंटों के फर्श से बना खुद का एक स्नानागार होता था, जिसमें वो खूब नहाते थे, समझ रहे हो। इसके अलावा शौचालय वगैरह भी बनाते थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ये चीज़। इसके अलावा कुछ घरों में भाई छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, इसके भी अवशेष मिले हैं। कई आवासों में हमारे को कुएँ भी मिले हैं। कुएँ ऐसे जगह पे बनवाए जाते थे जहाँ पे राहगीर आसानी से पहुँच सकते थे भैया। राहगीर जो राह में चलने वाले व्यक्ति है वो आसानी से कुएं तक पहुँच सके, उसमें से पानी पी सके। मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या टोटल कितनी थी? 700 कुएं की संख्या थी। अगला है दुर्ग। तो आपको पता है कि भैया मोहनजोदड़ो में दुर्ग का भी विस्तार किया गया था। दुर्ग जो था ऊंचाई पे बनाया जाता था, लेकिन दुर्ग से हमें 2 ऐसी संरचनाएं मिली है जो कि सार्वजनिक इस्तेमाल को दर्शाती है। मतलब ये ऐसी संरचनाएं थी जो कि लोगों के भलाई के लिए बनाई गई थी, ठीक है, या जिसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते थे। तो इसमें पहला माल गोदाम था, ठीक है। पहली संरचना माल गोदाम की है, जिसके ज़्यादातर हिस्से लकड़ी की बनी हुई थी। ज़्यादातर हिस्से को लकड़ियों के माध्यम से बनाया गया था, इस वजह से नष्ट हो चुकी है। और माल गोदाम आप समझते होंगे जिसमें अनाज को स्टोर करके रखा जाता होगा, ताकि अगर कोई विपत्ति आ जाए बाद में तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो माल गोदाम की संरचना मिल गई। एक विशाल स्नानागार भी मिला है भैया। तो विशाल स्नानागार एक आयताकार जलाशय था, ठीक है, आयताकार जलाशय था, और इसके
उत्तर और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियाँ थी जहाँ से लोग नीचे उतर सकते थे। इसके किनारे पे क्या लगाया गया था, जिप्सम के गारे। ठीक है, मान लो कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं कि भैया ये जो है ये जलाशय है, तो इसके नीचे इस वाले भाग पे क्या कर दिया गया, जिप्सम के गारे लगा दिए गए। क्यों लगा दिए गए, पीओपी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इससे क्या होगा कि पानी का रिसाव नहीं होगा भैया, पानी जो है यहीं पे स्टोर होकर रहेगा, जल्दी सूखेगा नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने जिप्सम के गारे का इस्तेमाल करके इसको पानी से भर दिया था। और इसका इस्तेमाल जो विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक कार्य होते थे उनको संपन्न करने के लिए उस समय यहाँ के लोग क्या करते थे, इसमें डुबकी लगाते थे, इसमें स्नान करते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विशाल स्नानागार के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। अब देखिए भैया, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी बहुत सारे लोग अमीर है, बहुत सारे लोग गरीब है। ठीक है, तो यही चीज़ हड़प्पा में भी रहा होगा, वहाँ के लोग भी बहुत सारे अमीर रहे होंगे, बहुत सारे गरीब रहे होंगे। तो इतिहासकार कैसे पता लगाए कि भाई कौन अमीर था कौन गरीब था। तो सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए इतिहासकार क्या करते हैं, 2 विधि, 2 ऐसे तरीके हैं जिससे कि वो पता कर लेते हैं। सबसे पहले शवाधानों का अध्ययन। मैं ऐसे समझा देता हूँ, बहुत आसान है, आप आसानी से समझ जाएंगे। शवाधान का अध्ययन का मतलब क्या है, इसमें शवाधान यानी कि यहाँ पे कब्र जो होता है ना, यहाँ पे किसकी हम बात करने वाले हैं, जो कब्र है ना, इसके अध्ययन से सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन किया जा सकता है। अब हड़प्पावासी क्या करते थे, कई बार ये देखा गया कि कब्र से हमें जो मृतक है उन्होंने जो सामान अपने जीवन काल में प्रयोग किया था उसको दफना दिया गया था हड़प्पावासियों ने उन्हीं के साथ। ठीक है, तो जिन कब्र से आपको कीमती वस्तुएं मिलेगी, जिन कब्र से महंगी किस्म की वस्तुएं मिलेगी, वो ज़्यादा अमीर रहे होंगे, उनकी सामाजिक स्थिति ज़्यादा अच्छी रही होगी। कुछ कब्र से हमें घटिया किस्म की वस्तुएं मिली है, सस्ती किस्म की वस्तुएं मिली है, तो वो गरीब रहे होंगे। ठीक है, ये अनुमान लगाया जा सकता है। अब यही चीज़ आप अगर मिस्र के पिरामिड के रूप में देखेंगे, है ना, मिस्र के पिरामिड की अगर हम बात करें तो मिस्र के पिरामिड जो थी ये राजकीय संरचना होती थी, ये भी एक तरीके का कब्र था जहाँ पे राजा महाराजा या अमीर लोग होते थे, वो अपने आप को पहले ही बोल देते थे कि भैया मेरे सबको ना आप दफना के उसके ऊपर पिरामिड बना देना। तो ये जो संरचना थी वो राजकीय संरचना थी। राजकीय संरचना यानी कि जो राजा महाराजा द्वारा बनवाई जाती थी। लेकिन यहाँ भारत में, जो इंडिया में जो हड़प्पा सभ्यता के जो कब्र थे वो आम लोगों के भी थे और अमीर लोगों के भी लगभग सिमिलर होते थे। लेकिन कई कब्रों में क्या होता था, कई कब्र ऐसे थे जिनमें चिकनाई भी की गई थी। चिकनाई यानी कि प्लस्तर वगैरह उसमें लगाया गया था नीचे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कब्र ऐसे नॉर्मल होते थे। तो ये आप समझ गए। इसी में दूसरा जो पॉइंट आ जाता है आपका है विलासिता की वस्तुओं की खोज, है ना। इतिहासकारों द्वारा सामाजिक विभिन्नताओं का या सामाजिक असमानताओं का पता लगाने का एक और जो जरिया है वो है विलासिता की वस्तुओं की खोज। इसमें क्या करते हैं भैया, वस्तुओं को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो विलासिता की वस्तुएं और दूसरा उपयोगी वस्तुएं या फिर सामान्य किस्म की वस्तुएं। अब देखो भैया, ये जो उपयोगी वस्तुएं होंगी ना, वो ऐसी वस्तुएं होंगी जो कि रोज़ रोज़ में उपयोग आता होगा, और रोज़ रोज़ में उपयोग आता होगा और ये सस्ता भी होगा। ठीक है, जिसको बनाना आसान होगा, जैसे कि मृत भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन है, सुई है, चकिया है, ये सब क्या है, सामान्य किस्म की वस्तुएं हैं। तो ये ज़्यादातर वस्तुओं में मिल जाएगी, ज़्यादातर जहाँ भी खनन होगा वहाँ से ऐसी वस्तुएं मिल जाएंगी। तो इन वस्तुओं का इस्तेमाल कौन करते होंगे, गरीब सामान्य लोग, है ना। तो जहाँ से ऐसी किस्म की वस्तुएं मिलेगी इतिहासकार पता कर लेंगे कि भाई यहाँ पे मतलब नॉर्मल व्यक्ति रहते होंगे, सामान्य नागरिक रहते होंगे। लेकिन जहाँ से कीमती वस्तुएं मिलेंगी, जैसे कि फ्योन्स के पात्र। अब फ्योन्स जो था भाई एक ऐसा पात्र जो कि बहुत ज़्यादा कीमती माना जाता था। तो ये चित्र में यहाँ पे शायद दिखाया हुआ भी है, 1 मिनट, हाँ ये देखो, ये फ्योन्स के पात्र है। ठीक है, ये भी मिट्टी का एक टाइप का बर्तन टाइप समझ लो। ठीक है, अब हो सकता है इसका इस्तेमाल पानी वगैरह पीने के लिए करते होंगे। अब इस्तेमाल के बारे में तो भाई मेरे को मालूम नहीं, आप बता देना भाई इसका इस्तेमाल किस लिए होता था। तो ये फ्योन्स के पात्र को बहुत ज़्यादा कीमती माना जाता था क्योंकि भाई इसको बनाना बहुत मुश्किल था और ये बहुत कम मात्रा में पाया गया है। तो इस आधार पर विद्वानों ने ये पता लगा लिया कि फ्योन्स के पात्र जैसी वस्तुएं जिन स्थानों से मिली होगी वहाँ पे अमीर लोग रहते होंगे और वहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति ज़्यादा अच्छी रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस टॉपिक को भी समझ के होंगे। देखो भाई, नॉन स्टॉप आप लोगों को बिना रुके बिना थके समझाया जा रहा हूँ। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग मेरे लिए कुछ करें। अब मेरे लिए क्या कर सकते हो आप यही कर सकते हो कि इस वीडियो को आप लाइक कर दो,
अभी तक अगर लाइक नहीं किया है और वीडियो को देखते आ रहे हो तो लाइक कर दो, और अपने कम से कम 3 से 4 दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, बस इतना सा काम कर दो, मैं खुश हो जाऊँगा भाई, मेरे को यही चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, अगला टॉपिक आता है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अच्छा भैया, ये शिल्प उत्पादन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझाओ मेरे को। तो शिल्प उत्पादन का मतलब होता है हाथों से चीज़ों को बनाना। अब भैया हड़प्पावासी जो थे ना, वो बहुत अच्छे शिल्प उत्पादक थे, हाथों से ना बहुत अच्छी चीज़ें बना लेते थे भाई। ठीक है, बहुत अच्छे से चीज़ें बनाते थे, मतलब कुशल कारीगर थे भैया। तो यहाँ पे देखो, मोहनजोदड़ो जो था वो 125 हेक्टेयर में फैला था, चंदहुदरो 7 हेक्टेयर में फैला हुआ एक शहर था हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन चंदहुदरो जो था वो शिल्प उत्पादन के लिए ही फेमस था, बहुत ज़्यादा शिल्प उत्पादन का काम यहाँ पे होता था। शिल्प कार्यों में भाई क्या काम करते थे, मनके बनाते थे हड़प्पावासी, शंख की कटाई करते थे, धातु कर्म यानी कि धातु से उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, मोहरों का निर्माण करते थे, बाट बनाते थे। ये सारी चीज़ें उनके शिल्प उत्पादन के काम में आ जाता है। अब मनके के निर्माण के लिए अनेक प्रकार की चीज़ें का इस्तेमाल होता था, जैसे कि कार्लिनियन की हम बात कर ले, जो कि सुंदर लाल रंग का एक तत्व है, समझ लो, जैस्वर, सफीटक। ठीक है, इसके अलावा शेलखरी का जो पत्थर है इसका इस्तेमाल होता था, पत्थर, तांबा, ठीक है, सोना, इन धातुओं के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें वो बनाते थे। इसके अलावा शंख है, फ्योंस के पात्र है, पक्की मिट्टी है, इन सभी का इस्तेमाल मनके बनाने के लिए होता था। अब कुछ चीज़ें भाई देखो उनके एरिया में ही मिल जाता था, कुछ चीज़ें वो दूसरी जगह से भी मंगाते थे। अब मनके के अगर हम आकार की बात करें तो भैया अलग अलग आकार के मनके बना लेते थे, जैसे कि चकोराकार बना लिया, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, इन आकार के मनके इनके होते थे। ठीक है, अब देखिए जिस सेलखरी नामक पत्थर जो है उसकी विशेषता यहाँ पे बता रखी है कि ये जो पत्थर था वो बहुत ही मुलायम पत्थर होता था, इस पे काम करना बहुत आसान था, इसको आप किसी भी आकार में बदल सकते थे, कोई भी निशान इस पे लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ पे कार्लिनियन की हम बात करें तो लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल को पका के उत्पादन की अलग अलग गतिविधियों में पका के फिर कार्लिनियन को प्राप्त किया जाता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 जगह के नाम बता रखे, चंदहुदरो, लोथल और धौलावीरा। ये ऐसे जगह है जहाँ से छेद करने के उपकरण जो है वो मिले हैं, मतलब वस्तुओं में छेद करने के उपकरण यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा नागेश्वर बालाकोट जो आपको पता है समुद्र किनारे स्थित थी। ठीक है, समुद्र किनारे स्थित थी, तो यहाँ पे ज़्यादातर शंख से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनके अवशेष आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बस इसमें यही था। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक में, जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है ऊपर वाले टॉपिक से। अब हम आ जाते हैं उत्पादन केंद्रों की पहचान। अब भैया हड़प्पावासी कुशल कारीगर थे, चीज़ों को बनाते थे, तो बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पे फैक्ट्री बना स्थापित किया होगा, या घरों में भी वो क्या करते थे, चीज़ों को बनाते थे अपने घर के अंदर। तो उत्पादन केंद्रों का पता इतिहासकार कैसे लगाते हैं कि किस स्थान पे उत्पादन केंद्र था, किस स्थान पे नहीं था, है ना। तो उत्पादन केंद्रों का पता लगाने के लिए इतिहासकार क्या करते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुओं को ढूंढते हैं, जैसे कि प्रस्तर पिंड हो सकते हैं या फिर पत्थर के टुकड़े वगैरह हो सकते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तांबा अयस्क हो सकता है, ठीक है, कच्चा माल हो सकता है, अपूर्ण वस्तु मतलब जो वस्तु पूरी नहीं है वो अपूर्ण हो जाएगी, त्याग दिया गया माल हो सकता है, या फिर कूड़ा करकट। अब कूड़ा करकट जो है वो शिल्प उत्पादन केंद्रों का पता लगाने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भैया मान लो किसी जगह पे ना कोई उत्पादन केंद्र रहा होगा, वहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता होगा। जब चीज़ों को बनाया जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा भैया, बहुत सारा कूड़ा करकट निकलेगा। अब उस कूड़े करकट को क्या करेंगे, उत्पादन केंद्र के आसपास ही फेंक दिया जाएगा। अब बाद में मान लो 500 साल बाद, 1000 साल बाद वहाँ पे क्या होगा, खनन होगा, खुदाई होगा, तो कूड़ा करकट निकलेंगे, और उन कूड़ा करकट के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे किस चीज़ को बनाया जाता होगा, किस चीज़ की फैक्ट्री वहाँ पे थी, कैसे बनाया जाता होगा, ये सब भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इसमें बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है कच्चे माल प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भाई हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति हेतु कौन सी नीतियाँ अपनाते थे। जैसे कि मैंने बोला कि भाई जहाँ भी उत्पादन केंद्र होगा, मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि भाई मेरी एक फैक्ट्री है, चीनी की फैक्ट्री मैंने दिल्ली में स्थापित कर दिया। अब मेरे को कच्चा माल क्या चाहिए भैया, गन्ना चाहिए, है ना। तो
गन्ना मेरे को भाई दिल्ली में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मेरे को यूपी से मंगाना होगा या फिर मेरे को उत्तराखंड से मंगाना होगा, दूसरे राज्य से मंगाना होगा जहाँ पे गन्ने की खेती होती है। तो ऐसे ही हड़प्पावासी भी भाई चीज़ों को बनाते थे, फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की थी। अब उनको भी कच्चा माल मंगाना होता होगा दूसरे जगह से, तो उसके लिए उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, इसके बारे में ही इस चैप्टर में हम मतलब इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं। तो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए सबसे पहले उन्होंने बस्तियाँ स्थापित कर दी भैया। अब बस्तियाँ कहाँ कहाँ बना दिया? नागेश्वर, बालाकोट से क्या मंगा लिया? शंख मंगा लिया, यहाँ पे बस्तियों की स्थापना कर दी। बस्ती यानी कि अपने लोगों की बस्तियाँ स्थापित की, उन लोगों को बोला कि भाई इन चीज़ों को वहाँ से आप हमें भेजो, ठीक है। तो नागेश्वर और बालाकोट में शंख के लिए बस्तियाँ स्थापित कर दी। अफगानिस्तान के सोर्दुगाई से नीले रंग का जो लार्जवर्द मणि है या नीलमणि जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए। साथ ही साथ लोथल, गुजरात में जो भरौच है लोथल, यहाँ से कार्लिनियन के लिए। दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से सेलखड़ी के लिए। साथ ही साथ आप अगर राजस्थान की बात करो तो राजस्थान से अनेक प्रकार की जो धातुएं होती थी वो राजस्थान से मंगाते थे। तो ये आप याद करके रख ले भाई, बस्ता स्थापित किया था इन सब चीज़ों को मंगाने के लिए इन जगहों पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभियान भेजना, इसमें दूसरा पॉइंट क्या रह जाएगा कि भाई कच्चे माल की प्राप्ति के लिए हड़प्पावासी अभियान भी भेजते थे। जैसे कि अभियान भेजने के माध्यम से क्या होता था कि दूसरे जगह के लोगों से संपर्क स्थापित करते थे, अच्छे संबंध बनाते थे और उसके बाद कच्चे माल की प्राप्ति कर लेते थे। जैसे कि राजस्थान का खेतड़ी अंचल, जो खेतड़ी जगह है, यहाँ से खेतड़ी से क्या मंगाते थे भैया? तांबा मंगाते थे और यहाँ भी अभियान भेजा था। दक्षिण भारत से क्या मंगाते थे हड़प्पावासी? सोना मंगाते थे और इसके लिए भी अभियान भेजा था। अब देखो इतिहासकारों को भाई एक अलग संस्कृति के अवशेष मिल गए खेतड़ी से, ठीक है। खेतड़ी राजस्थान में जो एरिया है, यहाँ से जो उनको अवशेष मिले, जो साक्ष्य मिले, उसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है भाई 1 नंबर के लिए एमसीक्यू में, बस इसमें यही है। अब हम सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क की बात करते हैं। हड़प्पावासियों का सुदूर क्षेत्रों के साथ संबंध या फिर विदेशी संबंध की हम बात करने वाले हैं इसमें। तो हड़प्पावासियों का भाई विदेशी संबंध भी था। इन्होंने खास करके पश्चिमी एशिया के जो देश थे, जैसे कि इराक है, ईरान है, मिस्र है, मेसोपोटामिया है, इनके साथ इनका व्यापारिक संबंध था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ओमान की बात कर लेते हैं। तो ओमान से क्या करते थे भैया? तांबा मंगाते थे। तांबा कहाँ से मंगाते थे? ओमान से। अब दोनों ही तांबे में, जो हड़प्पाई तांबा है, जो ओमानी तांबा है, दोनों में ही निकल के अंश मिले हैं। तो इस बात की ये पुष्टि होती है कि हड़प्पावासी तांबा कहाँ से मंगाते थे? ओमान से। अब निकल के अंश मिलने से भाई क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि हड़प्पावासियों के पास ना तांबे की कमी थी। तो जाहिर सी बात है कि वो तांबा कहाँ से मंगाते होंगे? ओमान से मंगाते होंगे, है ना। और बदले में क्योंकि ओमान एक गर्म एरिया है तो वहाँ के लोगों को पानी भी देते होंगे, पानी का सप्लाई करते होंगे, ठीक है। तो एक आपको देखेंगे कि आप देखेंगे ये मिट्टी का बर्तन है, एक मर्तबान है, काली मिट्टी की परत चढ़ी हुई है। ये कहाँ से मिला है भैया? ये ओमान से मिला है, ठीक है। ओमान से मिला। ओमान के लिए मगान शब्द भी यूज किया जाता है। मगान, इसको क्या बोला जाता है? मगान भी बोला जाता है, ठीक है। मगान भी कहते थे इसको। तो यहाँ से ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो व्यापारिक संबंध को दर्शाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान वासियों के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। साथ ही साथ मेसोपोटामिया के लेखों में, मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मगान जो है, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ से तांबा कहीं ना कहीं मंगाते होंगे, ये चीज़ लिखा हुआ भी है इस ग्रंथों में, ठीक है। इसके अलावा मेसोपोटामिया के कई ग्रंथों में भाई हड़प्पाई क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप मेलुआ शब्द की बात कर ले, तो मेलुआ जो है हड़प्पा के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया वासियों के साथ भी संबंध था और वहाँ से हम कई प्रकार की चीज़ें मंगाते थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि भाई कई मोहरों पे हमें नाव और जहाज़ों के चित्र भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि व्यापारिक संबंध को दर्शाता है। और इससे समझ में आता है कि नाव और जहाज़ों के माध्यम से हम व्यापार करते थे दूसरे देशों के साथ। और देखो यहाँ पे एक लाइन बता रखा है कि मेलुआ के विषय में मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजी पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजी पक्षी मोर था। हाजी पक्षी का इस्तेमाल, मतलब हाजी जो नाम है पक्षी का, ये भारत में हम उनके लिए, इसके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं? मोर के लिए, ठीक है। मोर को हम क्या मतलब हाजी पक्षी या हाजा पक्षी इस्तेमाल किया गया है इसके लिए। तो 1 नंबर में भाई यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेसोपोटामियाई ग्रंथों में या मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा मोर के लिए कौन से
शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो क्या कहते थे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला टॉपिक आता है मुहरे लिपि तथा बाट। ये बाट लिखा है भाई, बाट। बाट यानी कि बट्टा, सामान तोलने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हड़प्पाई मोहर की बात कर लेते हैं। हड़प्पाई मोहरें सिलखरी नामक पत्थर से बनाई जाती थी और इसका इस्तेमाल किस लिए होता था भैया? इसका इस्तेमाल होता था लंबी यात्रा को, लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। हड़प्पाई लिपि की बात कर लेते हैं भैया। हड़प्पाई लिपि की क्या खासियत थी? तो यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, इसलिए इसको हम एक रहस्यमय लिपि बोलते हैं। इसमें चिन्हों की संख्या कितनी थी? 375 से लेकर 400। ठीक है, ये लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और इसमें जो सबसे लंबा अभिलेख इस लिपि का मिला है उसमें 26 चिन्ह पाए गए हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद हड़प्पाई बाट के बारे में समझ लेते हैं भैया। हड़प्पाई बाट की क्या खासियत थी? तो हड़प्पाई बाट जो है, बाट यानी कि जिसका इस्तेमाल सामान को तौलने के लिए होता है, तो उसको हम बाट बोलते हैं। अब हड़प्पाई बाट जो है चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कौन से पत्थर से? चाट नामक पत्थर से। आकार कैसा था भैया? तो ये घनाकार होते थे। घनाकार आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा भाई, घनाकार कैसे होते हैं, है ना। अब देखो, इसके दो भाग है, ऊपरी भाग और निचला भाग। इसका जो निचला भाग है वो द्विआधारित था। द्विआधारित यानी कि उस पर 2 से कटने वाली जो संख्याएं थी वो लिखी हुई थी। जो ऊपरी भाग था वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। दशमलव प्रणाली यानी कि 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से। ठीक है, छोटे बाट भी मिले हैं भैया, छोटे बाट और तराजू भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल आभूषण और मनकों को तौलने के लिए होता होगा। यानी कि छोटे बाटों का इस्तेमाल जो कीमती वस्तु है उसको तौलने के लिए हड़प्पावासी करते होंगे। अब आ जाते हैं प्राचीन सत्ता के बारे में। प्राचीन सत्ता यानी कि क्या वहाँ पे राजा का शासन था? कोई राजा था वहाँ पे, है ना। तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करें तो देखिए भैया, मतलब 2 साक्ष्य मिले हैं। देखो यहाँ पे 2 साक्ष्य की मैं बात करूँगा जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे कोई राजा रहा होगा, किसी राजा का शासन हड़प्पाई क्षेत्र में रहा होगा। ठीक है, एक तो भाई विशाल भवन मिल गया हमारे को, जिसको इतिहासकारों ने प्रासाद की संज्ञा दी। प्रासाद, ठीक है, संस्कृत में प्रासाद यानी कि महल, मतलब संस्कृत शब्द है। प्रासाद जो है वो संस्कृत शब्द है, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? महल बोलते हैं। ठीक है, तो महल की संज्ञा हमने दी, एक विशाल भवन मिला। इसके अलावा एक पुरोहित, एक पत्थर की मूर्ति मिली हमारे को, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पाएंगे, ये पत्थर की मूर्ति मिली है ना। शॉल ओढ़ रखा है इसने, बिल्कुल प्यारा सा, भोला सा, काफ़ी भाई बिल्कुल मासूम नहीं लग रहा है। ये देखो, सही से देखना ज़रा, मासूम लग रहा है एकदम, है ना। लेकिन होठ ज़्यादा मोटा है भाई इसका, ये देखो होठ काफ़ी ज़्यादा मोटा है। कोई बात नहीं, स्मार्ट लग रहा है बाबू, टेंशन ना ले। देखो तो एक पत्थर की मूर्ति मिली जिसको पुरोहित राजा कहा गया, पुरोहित राजा की संख्या दी गई। अब पुरोहित आपको पता है भैया, जो पूजा पाठ में योगदान देते होंगे, और राजा यानी कि जो राज करते होंगे, तो पुरोहित राजा कह दिया है, यानी कि राजा भी रहा होगा और पूजा पाठ में भी योगदान देता होगा। बहुत बढ़िया काम कर रहा था यार। अब देखो, इतिहासकारों के ना अलग अलग विचार है भैया, इतिहासकारों का एक मत नहीं है। कई इतिहासकार बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ना मतलब कोई एक राजा रहा होगा। ठीक है, कई बोलते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा थे। कई बोलते हैं कि भाई कोई राजा नहीं था, सभी की सामाजिक स्थिति एक बराबर थी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो एक राजा वाली जो बात है, जो इतिहासकार कहते हैं कि एक राजा था, वो कहीं ना कहीं सही सिद्ध होते हैं। क्योंकि वहाँ पे जितने भी क्षेत्र थे, चाहे मोहनजोदड़ो की बात कर लो, आप हड़प्पा की बात कर लो, आप धौलावीरा की बात कर लो, सभी जगह से जो ईंटों का जो अनुपात था एक बराबर था। नियोजित बस्तियों का निर्माण किया गया था, है ना। कच्चे माल की प्राप्ति के लिए एक समान नीति अपनाई गई थी। तो कोई एक लीडर रहा होगा, कोई एक राजा रहा होगा, जब भी तो ये सारी नीतियाँ अपनाई गई होगी। और उस समय भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था तो थी नहीं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आप बनाओगे। जाहिर सी बात है कि उस समय राजतंत्र होता होगा भाई, तो राजा का ही शासन होता होगा भाई, है ना। तो ये आप बता सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं भैया, ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के पीछे क्या कारण थे? तो देखो भाई, 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का समयकाल माना जाता है, मतलब खत्म होने का, लगभग 1900 ईसा पूर्व से खत्म होना शुरू हो जाता है। अब 1800 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि चोलिस्तान जैसे एरिया में क्या होता है कि बहुत सारे स्थलों को त्याग दिया जाता है, मतलब लोग ना जगह को छोड़ के चले जाते हैं कहीं और। ठीक है, और गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। मतलब ये जो हड़प्पा जो एरिया था ना, हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया था, आपको पता है भैया, जैसे अगर मैं थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करूँगा तो ये वाला एरिया,
इधर का एरिया अपना, इधर थोड़ा सा इधर का एरिया, इधर राजस्थान गुजरात वगैरह का एरिया। लेकिन अब लोग कहाँ आने लग गए थे ज़्यादातर, गुजरात का जो ये वाला एरिया है, हरियाणा या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आके बसने लग गए थे। वहाँ पे इनकी संख्या बढ़ने लग गई थी और ज़्यादातर हड़प्पा एरिया को त्यागने लगे थे। तो ये सब परिवर्तन क्यों हो रहा था, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, अत्यधिक भूमि का उपयोग। ये सब ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे कि लोग अपने अपने क्षेत्र का त्याग कर रहे थे, दूसरे जगह पर जा रहे थे। तो ये एक कारण माना जाता है, मतलब ये सभी कारण माने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत में। अगला टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, अब हम हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो इसमें हम 3 विदेशी पुरातात्विदों की बात करने वाले हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब योगदान दिया इस सभ्यता की खोज में। वैसे तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी जी का खासा योगदान रहा। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम कनिंघम की बात कर रहे थे। भैया कनिंघम कौन थे? कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक भी इनको माना जाता है। 1875 में ये डायरेक्टर जनरल बने थे। भैया कब बने थे? 1875 में। ठीक है, और इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। तो इनकी जो रुचि थी, मतलब इनका इंटरेस्ट क्या था, ये भारत के बारे में लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक का जो इतिहास है उसको जानना चाहते थे। इसमें इनकी रुचि ज़्यादा थी। ठीक है, आरंभिक बस्तियों के बारे में जानने के लिए उन्होंने क्या किया था, 4वीं से 7वीं सदी के दौरान भारत में जो चाइना से बौद्ध तीर्थयात्री आए थे उन्होंने जो वृत्तांत लिखे थे उस वृत्तांत का इस्तेमाल किया था। आपको पता है कि जो फासियन है या फिर श्वेत तसांग की हम बात करें तो वो दोनों जो चाइनीज यात्री थे वो भारत में आए थे, तो उनके वृत्तांतों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इन्होंने कई अभिलेखों को भी इकट्ठा किया था और उससे भी उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश की थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता कह रहा हूँ, भारतीय इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की थी। अब होता है क्या कि एक अंग्रेज कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर देता है, एक हड़प्पाई मोहर लेके आता है और कनिंघम को थमा देता है कि भैया देखो और बताओ कि ये क्या है। तो कनिंघम हड़प्पाई मोहर का अध्ययन करते हैं और उसके बाद वो पता है क्या निष्कर्ष निकालते हैं? वो निष्कर्ष निकालते हैं कि भैया भारतीय सभ्यता का जो विकास हुआ ना वो गंगा नदी के आसपास हुआ। कहाँ हुआ? गंगा नदी के आसपास। लेकिन सच्चाई क्या थी भैया? सच्चाई तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि भारतीय सभ्यता का विकास जो है वो सिंधु नदी के आसपास हुआ। ठीक है, तो ये इनका भ्रम था, वो भ्रम में डूब गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कनिंघम के बारे में समझ सकते हैं। एक नवीन प्राचीन सभ्यता, इसमें हम बात करने वाले हैं जॉन मार्शल के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा नामक जगह से एक मोहर खोज निकाली थी। उसके बाद 1922 में यानी कि अगले साल ही जो राखालदास बनर्जी थे उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। अब इन दोनों ही खोजों के आधार पे जो 1924 में हमारे जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर जनरल थे उस समय जॉन मार्शल, उन्होंने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी कि भाई हमने क्या किया, सिंधु नदी के आसपास एक नई सभ्यता खोज डाली है। पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बता दिया उन्होंने। तो यहाँ पे 3 डेट याद रखना भैया। अगर पूछ ले कि भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921। पूरी दुनिया के सामने खोज की घोषणा कब की गई? 1924। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922। ये चीज़ आप याद रखो। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो है मेसोपोटामिया का समकालीन था। मतलब समकालीन यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता, जब मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था उसी के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता का भी विकास हुआ था। ठीक है, अब हम जॉन मार्शल की बात कर लेते हैं। देखिए जी, जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विद थे। पेशेवर पुरातात्विद यानी कि जिनका पेशा ही यही है, वो खनन ही करते थे, जहाँ मन किया वहाँ खुदाई कर दिया और एक नया इतिहास ढूंढ डाला, खोज डाला। ठीक है, तो खनन का काम करते थे भाई, इनका पेशा यही था। कहाँ से आए थे भाई? अध्ययन कार्य कहाँ से किया था इन्होंने, कहाँ से अनुभव लेके आए थे? तो यूनान और क्रीट, यूरोप में है, आपको मालूम है ना, यूनान क्रीट। तो यहाँ से कार्यों का अनुभव लेकर आए थे। इसी अनुभव के आधार पे उन्होंने तहलका मचा दिया। लेकिन इनकी खोज की कुछ कमी थी। ये क्या करते थे? टिले के स्तर विन्यास को नहीं समझते थे। जैसे कोई मिट्टी का टिला या कोई भी टिला उनको ज़मीन के नीचे से मिलता था तो उसके जो अलग अलग लेयर होते थे उसको पूरी तरीके से अनदेखा कर देते थे, जिससे कि टिले में जो बहुत सारी जानकारी होती थी ना वो लुप्त हो जाती थी, गायब हो जाती थी, मतलब सारी जानकारी नहीं मिल पाती थी। लेकिन इनकी जो खोज है, खोज में जो कमी थी उसका निदान किसने किया?
उनकी खोज की जो कमियां थी उसको दूर किसने किया? R.E.M. व्हीलर। अब भैया ये R.E.M. व्हीलर कौन है? तो भैया R.E.M. व्हीलर है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल। ये भी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। कब बने थे? 1944 में। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई टीले का अध्ययन ना हमें समान क्षैतिज इकाई के आधार पर नहीं करना चाहिए, मतलब टीले की खुदाई समान क्षैतिज इकाई के आधार पर ना करके स्तर विन्यास के आधार पर करना चाहिए। स्तर विन्यास को महत्व देना चाहिए, उसके जो अलग अलग लेयर्स होते हैं उसको महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो ये इनके बारे में हो गया। बाकी नीचे कोई खास जानकारी नहीं दे रखी है, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक आता है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। यानी कि इतिहासकार भैया अतीत का निर्माण कैसे करते हैं, इसमें हम यही समझने वाले हैं कि अतीत का निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं, किस तरीके से इतिहास के बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो इसमें पहला कदम क्या होता है भाई? पुरा वस्तुओं की प्राप्ति। जैसे कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को इतिहासकार नहीं पढ़ पाए, तो जितनी भी जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज है वो सब किसके बदौलत है? जो भी पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जो ज़मीन के नीचे से जो अवशेष मिले हैं उसके माध्यम से ही पता है हमारे को। तो इसमें से जैसे कि मृदभांड है, औजार है, आभूषण है, घरेलू सामान है, इन सब चीज़ों को इतिहासकार ढूंढ निकालते हैं और उसके बाद इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं अतीत के निर्माण में। अब उसके बाद क्या करते हैं भैया? खोज का वर्गीकरण करते हैं। खोज के वर्गीकरण में मैंने आपको बोल दिया, पहले जो भी वस्तु ढूंढ लिया है, अब खोज के वर्गीकरण में क्या होता है? उसके उपयोग का भी पता लगाएंगे। पहले तो ये पता लगा लेंगे कि कोई वस्तु मिली है वो कहाँ से मिली है, स्थान क्या, प्राप्ति का स्थान क्या। उसके बाद खोज का वर्गीकरण में दूसरा जो चरण होता है उसके उपयोग का पता लगाना कि वस्तु का उपयोग क्या था, है ना। अब उपयोग का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? तरीका, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? किसी वस्तु के उपयोग का पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि हम उस वस्तु की तुलना आज की वस्तु से करें, है ना। जैसे मैं आपको बोल दूं कि भैया जो हंसुआ है, हंसुआ समझते हो, जिससे काटने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो हड़प्पावासी भी हंसुए का इस्तेमाल सामान जो फसल है उसको काटने के लिए करते थे, आज भी काटने के लिए होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको, जैसे कि अगर मैं बर्तन की बात करूं तो बर्तन का इस्तेमाल किस लिए होता है? आज खाना पकाने के लिए होता है। पुराने समय में भी बर्तन का इस्तेमाल किस लिए होता था? खाना पकाने के लिए होता था। अगर मैं बात करूं मोहरों का इस्तेमाल, मोहर रहने दो, हम बात कर रहे थे मनके का इस्तेमाल। मनके का इस्तेमाल किस लिए होता था भाई? गले में पहनने के लिए। आज भी मनकों का इस्तेमाल किस लिए होता है? गले में पहनने के लिए होता है ना। तो ये चीज़ है। व्याख्या की समस्या, इसमें हम हड़प्पावासियों की धार्मिक विशेषता की बात करने वाले हैं। ठीक है, हड़प्पावासियों की धार्मिक विशेषता क्या थी, धर्म के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है ना कि भाई हड़प्पावासियों के ना धार्मिक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आई है, और कुछ अपरिचित और असामान्य वस्तुएं जो है वो धार्मिक महत्व की थी। मतलब ऐसी वस्तु जिनको समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो धार्मिक महत्व की थी। और हड़प्पावासियों के धार्मिक संदर्भ में मैं बात करूँ तो एक गहने से लदी हुई एक नारी की मूर्ति, एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसको इतिहासकारों ने मातृ देवी की संज्ञा दी है। ये हड़प्पावासियों की मातृ देवी थी, ठीक है, जो आभूषणों से लदी हुई थी, बिल्कुल ऐसी संरचना मिली है। इसके अलावा एक मुहर पे एक पुरुष को ना आलथी पालथी मारे हुए दिखाया गया है। ठीक है, जो मतलब घुटने टेक रखा है, बिल्कुल आलथी पालथी मार के बैठा हुआ है, और इसके चारों तरफ बहुत सारे जानवर हैं। तो ये कौन है? ये हमारे भगवान शिव है। ठीक है, तो शिव की पूजा भी करते थे। इसके अलावा कई मोहरों पे हमें, मतलब जैसे ये आप यहाँ पे देखेंगे, इस मोहर में आप देख पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे भाई एक व्यक्ति है जो कि आलथी पालथी मार के बैठा हुआ है। इधर आपको 2 सिंह भी दिख रहा है, और इधर ऊपर बहुत सारे जानवर भी बनाए दिखा रखा है। तो ये कौन है? हमारे भगवान शिव है। ठीक है, साथ ही साथ कई जगह से हमारे को भाई शिवलिंग के भी अवशेष मिले हैं, शंखाकार वस्तुएं मिली हैं, जिससे पता लगता है कि शिवलिंग की भी पूजा होती होगी वहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा प्रकृति के पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं कि भाई कई मोहरों पे ना हमें पेड़ पौधों में धागा लपेटे हुए दिखाया गया है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि वहाँ पे प्रकृति की पूजा भी होती होगी। सो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर 1 था, जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां, ये कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मैंने समझा दिया है। लगभग 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है ना। और इतने लगातार, मतलब इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, रुका नहीं हूँ एक बार भी।
ये नहीं कि वीडियो को मैंने पॉज करके रोक लिया, थोड़ा आराम कर लिया, फिर मैंने रिकॉर्ड किया, ऐसा नहीं, लगातार बोल के वीडियो बनाया हूँ और वीडियो को ख़त्म कर दिया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को सभी टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि रोशन भैया ये समस्या है, आप बताएं। आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, एक बार आप और देखें ताकि कॉन्सेप्ट को आप और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कम से कम आप अपने 4 से 5 दोस्त को भाई इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।